हम लोग जानेंगे सेल के बारे में। तो सेल जो चैप्टर है वो क्लास 9th के बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है। बायोलॉजी सेल से ही शुरू होती है और इसके बारे में नेक्स्ट 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। तो सेल जो होता है हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है। अगर हम यहाँ पे अपने शरीर को यहाँ पे हल्का सा काटे माइक्रोस्कोप में देखें तो आखिरी जहां तक देखेंगे वो हमको एक छोटा छोटा रूम कमरा की तरह दिखेगा, जो कि होता है सेल। तो सेल हमारे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ उसको कहा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई, और उसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए कहा जाता है, ये हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम पहले जान लेते हैं सेल का इंट्रोडक्शन। सेल को किसने खोजा था, सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, और आगे जाके हम लोग सेल के ऑर्गेनेलिज के बारे में जानेंगे। तो सेल को सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट हुक ने 1665, और एक कॉर्क सेल से खोजा था। उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, और एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, और उसमें कॉर्क सेल मतलब कि आप अगर पेड़ का छाल लेंगे तो पेड़ के छाल को अगर काट के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। तो उसमें अगर उन्होंने देखा था कॉर्क सेल को, तो उसमें उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद 1664 में लिविंग हुक ने लिविंग सेल की खोज की थी। लिविंग सेल यानी कि दो तरह के सेल होते हैं। सेल एक मरे हुए भी होते हैं और जिंदा भी होते हैं। तो तालाब के पानी में उन्होंने जीवित सेल को खोजा था, ठीक है। फिर पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म को खोजा था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है हम लोग आगे के टॉपिक्स में जानेंगे। और फिर सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी मतलब सेल कैसा होता है, सेल का नेचर क्या होता है, उसके बारे में स्लाइडेन एंड स्वान ने सबसे पहले, स्लाइडेन एंड स्वान दो पार्टनर से या भाई थे, उन्होंने सबसे पहले दिया था सेल थ्योरी। उसके बाद सेल थ्योरी को एक्सपेंडेड किया था वर्च्यू ने। वर्च्यू ने किया था। ये सब डेट याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये नाम और ये क्या किया था, बस इन्हें याद करने की जरूरत है। तो हमने सेल के बारे में जान लिया कि सेल का इंट्रोडक्शन। फिर इस दुनिया में सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ एक सेल का नाम है, फ्लोरोफिनोमिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और लार्जेस्ट सेल होता है, पीपीएलओ को माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग शुतुरमुर्ग का अंडा। और लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। हमारी बॉडी में अगर हम नस को निकाल के देखें तो सबसे लंबा सेल होता है। और लार्जेस्ट सेल, हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ओवम। वो 8 क्लास में पढ़ाया गया है, ओवम। और स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि ह्यूमन में होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल बहुत तरह के होते हैं, छोटा भी बड़ा भी। अभी हमने साइज के बारे में देखा। तो सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक नॉर्मल सेल, अगर एक एनिमल सेल लें, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस होता है, ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, तो सेल का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, अगर ऐसे ही कोई भी सेल ले, ठीक है, तो ये जो अंदर का सरफेस होता है, ये पूरा, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये बाहर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर वाले को, ये कवरिंग होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये प्रोटोप्लाज्म, और बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, उसके अंदर बहुत सारे सामान होते हैं, हम लोग आगे जानेंगे। और ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, और ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के बाहर का। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इन दोनों को मिला के ये पूरा प्रोटोप्लाज्म हो गया। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म, इसके बीच में बहुत फ्लूइड होती है, बहुत सारे लिक्विड होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, और इन ऑर्गेनेलिज के भी बारे में हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि हम बताए हैं, ये बाहरी आउटर कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी चीज को आने जाने देता है। जैसे कि आपके घर का दरवाजा है, तो दरवाजा नहीं रहेगा तो कोई भी ऐसे ही आते जाते रहे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, दरवाजे की तरह, कि किसी भी कोई चीज आ रहा है जा रहा है उसको रेगुलेट करता है कि कैसे आना जाना है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा एंट्री और एग्जिट, सामान अंदर जो बनते हैं सेल के अंदर, उसे आने जाने में हेल्प करता है। सामान एक बाहर गया और सामान बाहर से आ रहा है। बाहर से सामान क्या आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन आता है, जो कि हम लोग सांस ले रहते हैं, तो हमारे सेल तक जाता है, तो आने जाने में हेल्प करता है। तो ये सब सामान कैसे आए जाते हैं, तो दो प्रोसेस होता है, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। ये दो प्रोसेस से सामान, जो भी मटेरियल होते हैं सेल के प्रिपेयर्ड या दूसरे बाहर से सामान आए हुए, वो दोनों इन दोनों प्रोसेस के थ्रू आते जाते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपली अगर अगर ये सेल मेम्ब्रेन मान लीजिए एक पार्ट लिए हम, ये इतना बड़ा,
ठीक है, यही है, ये प्लाज्मा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो डिफ्यूजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 बाहर है बहुत सारा, CO2 का बबल्स है। तो बाहर जिस किसी चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये हो गया हायर कंसंट्रेशन, ये हो गया हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। और ये हो गया लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे मान लीजिए दो चार ही CO2 के, यहाँ ज्यादा है, तो जहाँ पे ज्यादा होगा वहां से अंदर आएगा, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सामान आता है, लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब एक तरफ हवा ज्यादा है तो कम, जहाँ पे कम है वहीं पे ना जाएगी, तो उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे कि हमने डिफ्यूजन के बारे में जाना कि डिफ्यूजन एक किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, जैसे कि बाहर या CO2 या O2 है, तो CO2 या O2 अगर इधर ज्यादा CO2 है, इधर कम है, तो ये हायर कंसंट्रेशन हो गया, ये लोअर कंसंट्रेशन हो गया, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चल जाएगा। और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर किसी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन, अगर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि साइटो प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर कोई मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं जो कि कुछ ही सब्सटेंसेस को आने जाने दे, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही आने जाने दे, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया। तो वाटर अगर किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कुछ ही सब्सटेंसेस को आने जाने दे, वो जाए, तो उसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। अगर गैसेस जाएं, डिफ्यूजन से गैसेस जाते हैं, और ऑस्मोसिस से वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो यही होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब कि वाटर अगर किसी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाए तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंसेस जाते हैं, वो दो तरह के होते हैं, पास करते हैं, वो दो तरह का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है जिसमें कि ATP यूज हो। ATP क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो आगे के हम कुछ टॉपिक्स में जानेंगे एटीपी क्या होता है। तो मतलब उसमें एनर्जी यूज होता है, एनर्जी तो समझते हैं, उसमें एनर्जी यूज होता है, यूज एनर्जी। उसमें एनर्जी यूज करके, जैसे कि हम यहाँ से चल रहे हैं वहां तक जा रहे हैं, तो हमारे शरीर में एनर्जी लग रहा है, एनर्जी लग रहा है चलने में, लेकिन ऐसे ही ऑटोमेटिक जा रहा है फ्री फ्लो करके, ठीक है, तो उसमें एनर्जी नहीं लगता। तो किस किस चीजों में एनर्जी यूज होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों का होता है, तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसमें एनर्जी यूज होता है। तो एनर्जी में क्या, एटीपी, तो एटीपी हम लोग आगे जानेंगे। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है कि पैसिव जिसमें एनर्जी यूज नहीं होता, जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हो गया डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो गैसेस डिफ्यूज हो रहे हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो उसमें क्या, जैसे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, तो उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज नहीं होता है, जिसका एक एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस डिफ्यूज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, तो उसमें एनर्जी यूज नहीं होता है। तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट समझ गए। ठीक, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट समझ लिया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज नहीं होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज होता है, एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हम लोगों ने पिछले टॉपिक में समझ लिया था। अब हम लोग समझते हैं कि एक सेल को 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस में डालेंगे तो क्या होगा। यानी कि अगर एक सेल है, वहाँ बाहर से मटेरियल्स आ रहे हैं, बाहर से मटेरियल्स आ रहे हैं वाटर में डिजॉल्व। कोई भी मटेरियल अगर सेल के अंदर आना चाहता है तो वाटर में डिजॉल्व होता है, या तो ऑक्सीजन गैस होते हैं या अदर प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब होते हैं।
तो 3 टाइप के सॉल्यूशंस बताए गए हैं बुक में दिए गए। एनसीईआरटी बुक्स में 3 टाइप के सॉल्यूशन दिए गए हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो इन तीनों के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड किसी भी चीज़ को कॉन्सेंट्रेटेड किसको कहेंगे, जिसमें कि उस सब्सटेंस का मात्रा ज़्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो। जैसे कि HCl हमने केमिस्ट्री लैब में या कई बुक में पढ़ा हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, HCl उसमें ज़्यादा है और पानी कम है। अगर उसमें पानी मिला दे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा और HCl कम हो जाएगा, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड में सब्सटेंस का मात्रा ज़्यादा होता है और पानी कम होता है, और डाइल्यूट में सब्सटेंस का मात्रा कम होता है और पानी ज़्यादा होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसको कहते हैं जिसमें जो सोल्यूशन डाइल्यूट हो, जिसमें ज्यादा पानी हो। तो डाइल्यूट है यानी कि सेल है, तो सेल के बाहर बहुत सारी चीजें आई हुई हैं, जैसे सब वाटर में डिजोल्व होके, वाटर में, ठीक है। अगर ये वाटर, ठीक है, इसमें वाटर यानी कि इसमें वाटर ज्यादा है, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे वाटर ज्यादा है और अंदर सेल के अंदर वाटर कम है। यानी कि अगर यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे 3 है, लग मान लेते हैं 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये हो गया कि बाहर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और अंदर कम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर भी सेम अमाउंट में वाटर है, तीन तीन वाटर मॉलिक्यूल्स है मान लेते हैं, और अंदर भी 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें ना वाटर अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, ठीक है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देख लेते हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी कि अंदर सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और सेल के बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। तो इस केस में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा जनरली, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस होगा क्योंकि यहाँ पे वाटर है, ये ध्यान में रखना है। तो ऑस्मोसिस होगा, तो अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो हाइपरटोनिक, तो सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, यानी कि सेल के अंदर कंसंट्रेटेड होते हैं। तो सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स विल लीव आउट दिस सेल। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर सेल से बाहर जाएगा। अब इसका हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहें तो रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है कि एक अगर आप बीकर लें, उसमें वाटर डाल दें, ठीक है, वाटर, उसमें सॉल्ट डाल दें, सॉल्ट पानी जितना है उससे कम होना चाहिए, मतलब हाफ टी स्पून डाल दिए पानी सॉल्ट, और उसमें एक एग डाल दिए, एग डाल दे रहे। तो इस केस में क्या है, ये जो है सॉल्यूशन ये डाइल्यूटेड है, यानी कि इसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से सेल के अंदर से सेल के अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर आएंगे। इस केस में क्या होगा, सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आएंगे, इसके बजाय बाहर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सेल के अंदर आ जाएंगे। एग भी एक सेल है, वो एक सिंगल सेल है, तो बाहर बाहर डाइल्यूटेड है, बाहर इसके सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आ जाएंगे। दूसरा क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, पहले एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप लोग समझ लीजिए। सॉल्यूट उसे कहते हैं जो घुलाता है, और सॉल्वेंट जो घुलता है। तो अगर एक, हाँ इसी में देख लेते हैं, ये वाटर है और ये सॉल्ट है, तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा, वाटर, क्योंकि उसी में नमक घुल रहा है। सॉल्वेंट क्या होगा, जो घुल रहा है, यानी कि इसमें नमक घुल रहा है तो वो सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट जो घुलाता है, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ गए। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक सेम अमाउंट में होते हैं वो दोनों। तो इसमें नमक भी उतना ही अमाउंट में है जितना अमाउंट में वाटर है लगभग, और इसमें एग डाले, एग एक सेल है तो अंडे को डाले इसमें, तो एग से ना वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे ना ही एग के अंदर जाएंगे, क्योंकि बाहर के मीडियम में सेम कंसंट्रेशन है। थर्ड केस क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेटेड मीडियम होता है, यानी कि ये वाटर है, इसमें ज्यादा सॉल्वेंट होंगे, यानी कि नमक जो घुलता है
तो इसमें ज़्यादा सॉल्वेंट होंगे, तो एग इसमें डालें तो एग के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बाहर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, यानी कि नमक ज़्यादा है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है हमारे एग के साथ हो रहा है फर्स्ट केस में कि वाटर मॉलिक्यूल्स एग के अंदर चल जा रहे हैं, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल यानी फूल जाएगा, सेल मोटा हो जाएगा। ठीक है। दूसरे केस में नो चेंज। तीसरे केस में सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं, सेल इस केस में श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक यानी सिकुड़ जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर चले गए हैं तो उसमें सिकुड़ जाएगा सेल। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक हमें अगर सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें तो वो एक सिंपल एक लेयर लगेगा, एक छोटा सा पतला सा लेयर, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 1000 गुना ज़्यादा, हजार क्या लाख गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेटल के अंदर के एटम्स को देखने के लिए यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो वो एक कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। तो उस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल उस वो कैसा दिखता है उसका क्या कहते हैं, उसका प्रपोजल दिया था एस जे सिंगर और एल निकोलसन ने। तो नाम लिख देते हैं, एस जे सिंगर एंड एल निकोलसन। एस जे सिंगर और एल निकोलसन ने दिया था। तो ये मॉडल कैसा दिखता है, ये मॉडल कुछ ऐसा दिखता है। ये छोटा सा मॉडल है, ये कहाँ का मॉडल है, अगर इसके एक पार्ट ले, हम छोटा सा एक पार्ट ले, तो मतलब कि अगर आप एक कोई रिंग है, रिंग ठीक है, उस रिंग का एक छोटा सा पार्ट कटे उस रिंग का, तो वो सीधा ही होगा, लगभग सीधा होगा। तो उसी का एक पार्ट हमने लिया है ये। ठीक है, ये बीच में होते हैं प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। ये हो गए, ये जो साइड में छोटे छोटे, ये कोई एक सिंगल लेयर नहीं है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये एक ऐसे एक मेम्ब्रेन है, उसी का ऐसे एकदम छोटा करके। ठीक है, तो ये क्या हो गए, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, ये फॉस्फोलिपिड्स हो गए। ये एक टाइप के फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्हें बनाता है। आगे हम लोग जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो ये बीच में हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, ये 11th क्लास में और डिटेल में पढ़ा जाए, इसे बस ऊपर ऊपर समझ लेने कॉन्सेप्ट के लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर कैसा होता है। पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन हो, और इसको कहते हैं प्रोटीन लिपिड बाइलेयर, सॉरी प्रोटीन लिपिड बाइलेयर। लिपिड, लिपिड एक फैट होता है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक फैट का टाइप होता है लिपिड बाइलेयर। ये मतलब लिपिड के दो लेयर होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बाहर से आए तो ये लिपिड इसके आगे भी एक प्रोटीन के लगे रहते हैं, प्रोटीन के। तो ये इसमें मतलब एक की का काम करता है, ये ताला है, ये चाबी है, ये जाके इसमें फिट होगा इस प्रोटीन में। अगर इसके मतलब अगर ये फिट हो गया तभी ये प्रोटीन्स आने देते हैं, ये लिपिड्स आने देते हैं उन्हें। ठीक है, ये हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ गए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम क्या होते हैं, ये एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होते हैं वो अगर दूसरे सेल के अगर खराब हो गए तो वो बाहर ऐसे ही फैल जाते हैं, तो उनको इस सेल के अंदर वो मिलने नहीं देता है। और ये सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, अगर बाहर कोई वायरस का इन्वेड हुआ, हमला हुआ, वायरस को या बैक्टीरिया हमला कर रहा है तो उसको अंदर आने नहीं देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या लिख सकते हैं, इट इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम आउटर इन्वेजन एंड इट सेपरेट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये बाहर के इन्वायरमेंट से इसे सेपरेट रखता है। इट हेल्प, इट गिव्स अ शेप टू द सेल, ये हो गया। और
और भी बहुत सारे होते हैं, एनसीईआरटी बुक में ये बहुत सारे दिए हुए हैं, पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट, उसे एक बार आप पढ़ सकते हैं। बात एमीबा, एमीबा जो होता है उसका शेप इरेगुलर होता है, ये एमीबा हो गया। तो इसका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो उसे फूड इनगल्फ करने, मतलब खाना खाने में मदद करता है। इसके तो हाथ नहीं होते हैं, तो ये जो ये होते हैं स्यूडोपोडिया, ये आगे चल के हमें पढ़ना है, स्यूडोपोडिया होते हैं। तो ये हेल्प करते हैं फूड को इनगल्फ करने में। यहाँ एक फूड है तो ये शेप बनाते बनाते ऐसे जाएगा, ऐसे है, ऐसे खाना है आगे, उसको गिरते 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 अपने अंदर गैस बबल बनाएगा, ले लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, और फिर स्यूडोपोडिया के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर दे देगा। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि CO2 किस प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर आते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? इसका भी जवाब आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके प्लांट जो सेल होते हैं, प्लांट्स में अलग सेल होते हैं और एनिमल्स में अलग सेल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स एक एक जगह स्थिर रहते हैं, प्लांट्स कैन नॉट मूव, बट ह्यूमंस मूव, हम लोग मूव करते हैं, तो हमारे सेल्स अलग होंगे और उनके सेल्स अलग होते हैं। प्लांट ज़्यादा हार्ड होते हैं पर हम उतने हार्ड नहीं होते हैं। प्लांट को एक मुक्का मार दीजिए, कुछ नहीं होगा, हम लोग को मार देंगे, हम लोग को मार रहे हैं, बहुत तेज चोट लगता है। प्लांट को मतलब प्लांट के अंदर अलग सेल होते हैं और हम लोग के अंदर अलग सेल होते हैं। तो प्लांट को हार्ड और स्टिफ कौन बनाता है? हार्ड प्लांट को कौन बनाता है और उन्हें एक स्थिर कैसे कौन बनाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर उनके एक और मेम्ब्रेन होता है, इसको कहते हैं सेल वॉल। यानी कि समझ लीजिए ये आपका घर का एरिया है, ठीक है, और ये बाहर का दीवार है। तो ये तो एक सेल है, ये एक सेल है, तो बाहर का दीवार क्या कहेंगे? सेल का वॉल। ये याद करने में बहुत आसानी होता है। तो प्लांट्स में सेल वॉल याद रखना है, सेल वॉल से प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो सेल वॉल्स क्या करते हैं? प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाते हैं और प्लांट को आउटर इन्वेजन से बचाते हैं। मतलब बाहर से कोई वायरस जल्दी प्लांट पे अटैक नहीं कर पाता है, सेल वॉल रहता है इसलिए। अब हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल किससे बना रहता है। सेल वॉल एक सेलुलोज से बना रहता है, सेलुलोज एक फाइबर है, उसका आगे हम लोग को पढ़ना है। तो सेल वॉल किस किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, फंगी में पाए जाते हैं, फंगी में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। वो फंगी और बैक्टीरिया में और प्लांट में ये हेल्प करते हैं सेल वॉल कि उन्हें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी वो एकदम ठीक ठाक रहे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें बाहरी मीडियम डाइल्यूटेड हो, वाटर के कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो वाटर के कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे तो सेल के अंदर वाटर आ जाएंगे, तो वाटर आ जाएंगे तो इसलिए सेल स्वेल हो जाएगा और फट जाएगा, यानी कि ब्रस्ट हो जाएगा। तो सेल वॉल उसमें ये हेल्प करते हैं कि वो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर आने नहीं देते हैं, कुछ ही वाटर मॉलिक्यूल्स को आने देते हैं। अब हम लोग समझते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस प्लांट में कहाँ सेल में कहाँ होता है? न्यूक्लियस इस सेंटर में होता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरल पोजीशन में होता है, यानी सेंटर छोड़ के कहीं भी साइड में, साइड एरिया में। लेकिन एनिमल सेल में मोस्टली वो सेंटर में होता है, ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले न्यूक्लियस सेंटर में लोकेट करता है। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है छोटा सा, ठीक है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया। ये एक कोई सेल नहीं है, ये बड़ा सा मान लीजिए सेल है, उसके बीच का ये न्यूक्लियस है, उसी को बड़ा करके दिया गया, बनाया गया। तो न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर ये न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सारे सेल के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेल की एक्टिविटीज़ क्या है कि ऑक्सीजन लेना, CO2 को रिलीज करना, एनर्जी रिलीज करना, फूड डाइजेस्ट करना। तो सेल को कौन कंट्रोल करता है? सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस का सेंटर क्या होते हैं? न्यूक्लियस का सेंटर हो गया न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हम पहले भी बता चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब धागा को ऐसे ऐसे एकदम घुमा घुमा के किसी तरह घुमा के रख दिया गया, इसलिए उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। वो क्या होते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क ये हम लोग थोड़ी देर में ही समझेंगे। क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, ये सब समझेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर का बाहरी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर के एंट्री और एग्जिट कहाँ से होता है? न्यूक्लियर पोर से। थोड़े थोड़े होल होते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बना दिए, थोड़े छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क, और ये सेंटर न्यूक्लियोलस, और ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? एक सरफेस एरिया काम करता है, कि सेल के अंदर एक सरफेस होता है। सरफेस मतलब अगर आप एक रूम में हैं, नीचे ज़मीन नहीं हो तो रहेंगे कहाँ? तो वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हेल्प करता है? एक सरफेस प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है कि न्यूक्लियस को बाहर के सराउंडिंग, सेल के बाहर के सराउंडिंग, सेल के बाहर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर के सराउंडिंग से अलग रखता है। और न्यूक्लियर पोर क्या करता है कि एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस का भी कमांडिंग सेंटर है। और ये हो गया क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क हम थोड़ी देर में जानते हैं। समझते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क सेल के अंदर होता है। तो ये क्रोमेटिन हो गया। और एक और इसका पॉइंट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कब दिखाई देते हैं? जब सेल डिवाइड हो रहा हो। सेल दो तरह से डिवाइड होता है, ये हम लोग आगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में देखेंगे। तो क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमोसोम्स तब दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। तो सेल डिवाइड होता है, हर चीज़ कॉपी होता है, तो ये क्रोमोसोम्स भी कॉपी होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? ये पूरे नेटवर्क को क्रोमेटिन नेटवर्क, और एक सिंगल ले तो क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए। डीएनए और क्रोमोसोम्स में अंतर होता है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क बहुत सारा फैला देंगे तो क्रोमेटिन नेटवर्क, और एक सिंगल लेंगे तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब दिखाई देगा? सेल डिवीजन के टाइम। तो क्रोमोसोम को और खींचते गए, खींचते गए, खींचते खींचते गए, खींचते गए, तो खींचते खींचते इतना पॉइंट पे ला देंगे तो ऐसा शेप दिखेगा कुछ ऐसा। तो ऐसा दिखते हैं, इसको क्या करते हैं? डीएनए। और ये हो गया क्रोमोसोम्स। तो डीएनए इतना बड़ा होता है एक ही सेल का, कि ऐसा कहा जाता है सेल की अर्थ को 7 बार राउंड कर सकते हैं, बहुत बड़ा होता है। तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं, कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, कि आपका आंख कहाँ होगा, आपका नाक कहाँ होगा, आपका कान कहाँ होगा, आपका जितने शरीर के पार्ट्स होते हैं आपके पेरेंट्स के थ्रू आपके बॉडी में आते हैं। और यही डीएनए लेके आते हैं, यही क्रोमोसोम्स लेके आते हैं। तो डीएनए के फंक्शन क्या हो गए कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो ये डीएनए का जो ये पार्ट है, ये पार्ट, इसको कहते हैं हेलिक्स। तो अगर दो हेलिक्स हो तो डीएनए, दो हेलिक्स ऐसे, एक ही हेलिक्स हो सिर्फ तो उसको कहते हैं आरएनए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, 11th में इसके बारे में आगे और ज़्यादा डिटेल में जानना है, न्यूक्लियस का 3D स्ट्रक्चर का। न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस का सेंटर पार्ट होता है, वो क्या करता है? वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन हमारे बॉडी में डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं, और वो वही प्रोटीन सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। वही प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन को सही जगह बना रखते हैं, और न्यूक्लियोलस प्रोटीन और डीएनए बनाता है। इतना समझ गए? 3D स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेल के दो टाइप्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये किस बेसिस पे होता है कि सेल का न्यूक्लियस, किसी सेल का न्यूक्लियस कैसा है, उस बेसिस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवीजन होता है। तो प्रोकैरियोटिक में होता है कि न्यूक्लियस जो होता है उनके पास एक मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोटिक में प्रो का क्या मतलब हो गया? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराना। जब अर्थ पे एवोल्यूशन हुआ था लाइफ का, लाइफ अर्थ पे आया था, तो उस टाइम उतने एडवांस न्यूक्लियस नहीं, उतने एडवांस सेल नहीं थे कि सबके पास मेम्ब्रेन हो, सबके पास एकदम प्रॉपर फंक्शन हो। तो अभी भी वैसे सेल्स अर्थ पे हैं। और वैसे जब सेल हुए थे तो वो खुद को चेंज करते गए, उनमें म्यूटेशन आते गया। म्यूटेशन 10th का टॉपिक है। म्यूटेशन आते गया और वो यूकैरियोटिक में बदल गए, कि मतलब वो बहुत एडवांस हो गए। यू मतलब एडवांस्ड, एडवांस, ठीक है, ये समझिए। तो ये किस बेसिस पे होता है? न्यूक्लियस की बेसिस पे, सेल प्रिमिटिव है या एडवांस है।
प्रिमिटिव है या एडवांस है, इस बेसिस पे होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ये हम न्यूक्लियस ये लिख देते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि पुराने टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं। इनके पास एडवांस न्यूक्लियस, ये राइटिंग आप समझ जाएंगे, मतलब बस एक बताने के लिए। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, एडवांस न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास जो न्यूक्लियस होता है उसका एक वेल डिफाइंड रीजन नहीं होता है, कि जो हमने अभी सेल देखा है तो इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, एडवांस न्यूक्लियस है, और इसका एक रीजन है, एक जगह है। रीजन मतलब जगह, एक ये सेंटर में ही होगा। अब प्लांट में होगा कि वो पेरिफेरा में होगा, यानी कि सेंटर छोड़ के कहीं भी। तो इसका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और एक यूकैरियोटिक सेल्स में एक वेल डिफाइंड रीजन होता है कि कहाँ पे न्यूक्लियस होगा। इनके पास नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। दिए हैं कि इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इनके पास एडवांस न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव मतलब पुराना न्यूक्लियस। इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, कि कहीं भी हो सकता है न्यूक्लियर रीजन, कि न्यूक्लियस ऐसे ही उनके न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल सब्सटेंस ऐसे ही फैला हुआ है सेल के अंदर। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे कि हमारे न्यूक्लियस के पास है, यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इनके पास नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास। तो उस न्यूक्लियर रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। इनके पास न्यूक्लियर रीजन होता है। सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सिंगल क्रोमोसोम मतलब हमने अभी देखा कि न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो उन बहुत सारे कि अगर डीएनए को अगर निकाला जाए तो 7 बार अर्थ को राउंड कर सकता है, 7 बार। तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इनके पास एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। अब एग्जाम्पल क्या हो गए प्रोकैरियोटिक सेल्स के? फंगी, बैक्टीरिया, मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोटिक। सिंगल सेल मोस्टली नहीं, मतलब हमेशा सिंगल सेल ही होते हैं। और यूकैरियोटिक में एनिमल सेल हो गए, प्लांट सेल हो गए, और भी बहुत टाइप के। अब हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया, बस इतना, ये गोलका छोड़ के, और ये बाहर के अंदर। तो ये जो हो गया, जैसे कि आप एक सीढ़ी देखे होंगे, सीढ़ी के अंदर एक उंगली लगाने होता है, उंगली नहीं होता है, डिस्क घुमाने वाला होता है। तो वो बीच वाला छोड़ के और बाहर का छोड़ के बीच का जितना रीजन है वो हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म की हम भी जब 9th में थे तो समझते थे कि सेल 2D होता है, पर वो 3D होता है। उसके पास भी एक सरफेस होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया? वो एक ग्राउंड सरफेस प्रोवाइड करता है, कोई काम करने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। उसके अंदर लिक्विड्स भरे होते हैं। तो उसके अंदर लिक्विड भरे होते हैं। वो क्या हेल्प करते हैं? वो जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनके मूवमेंट में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म एक ग्राउंड सरफेस प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म, कोई भी चीज़ प्रिपेयर हुआ सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। उस सब्सटेंस को कहाँ ले जाना है? साइटोप्लाज्म उसको सेल के बाहर ले जाता है या दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज के पास लेके जाता है। तो हम लोगों ने सेल के बारे में समझ लिया। ये एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहा। इसमें एक नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स का लिंक। और ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। इस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के 3 वीडियोस रहेंगे। 3 वीडियोस में फर्स्ट हमने देख लिया सेल के मेन पार्ट्स, अगले वीडियोस में ऑर्गेनेलीज देखेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन, और कुछ और भी चीज़ें होंगी। तो ये 3 वीडियो रहेंगे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जय हिंद।